नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास की बात करेंगे और एक क्लास नंबर आपका 55 है। और सभी शिक्षक बंधुओं का बाल विकास में सपना होता है कि 25+ स्कोर करें ताकि सिलेक्शन आसानी से प्राप्त कर सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बाल विकास और पेडागोजी होती है जो प्रत्येक सब्जेक्ट पर होती है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। इस क्लास में भी हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इसके पहले जो है 54 क्लासेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न से। प्रथम प्रश्न है, एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, सूचना का वर्णन करता है या पाठचर्या को संप्रेषित करता है। तो एक उत्तम शिक्षक वह होता है साथियों जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? मतलब ये प्रश्न आप लोग देखते होंगे, ये पूछा भी जाता है कि नॉर्मल तौर से पूछा जाता है, ये देखते भी हैं। शिक्षक को साधन संपन्न होना मतलब क्या होना चाहिए? इसका जो अर्थ होता है पेडागोजी में बताना है, एजुकेशन लेवल पर बताना है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति। तो पैसा और संपत्ति पेडागोजी में नेगेटिव और नकारात्मक होता है। शिक्षा का कार्य संपत्ति और पैसा कमाना नहीं होता है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होता है, शेयर करना होता है। उससे जो है या उसका उच्च अधिकारियों के संपर्क होना ताकि उसे हानि न पहुँचे, ये भी नहीं, क्योंकि शिक्षा का कार्य होता है विद्यार्थियों के लिए लाभ पहुँचाना, विद्यार्थियों के लिए सहायता करना। उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक का जो महत्वपूर्ण कार्य है उसे इतना ज्ञान हो कि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। तो शिक्षक को संसाधन संपन्न मतलब उसे यही कहा जाएगा, उसे पर्याप्त ज्ञान हो। उसका संसाधन क्या है? ज्ञान ही होता है। इसीलिए कहते हैं पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या नियंत्रणकर्ता की भूमिका होनी चाहिए। आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक भाई एवं बहन की बात करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना। तो साथियों, सीखने की प्रक्रिया में जो है शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए? सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। हम बात करेंगे सुगमकर्ता की भूमिका होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा दी गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित करता है। अक्सर देखा जाता है कक्षाओं में, विद्यालयों में, कि एक शिक्षक जो होता है बच्चे द्वारा गई छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वह शिक्षक को क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित अर्थात ये जो संकेत है वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है तो यह संकेत देता है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपको भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, तो ये चीज़ आपको आने वाले समय पर नहीं करना है। पांचवा प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे। ज्ञान देने वाले, सुगमकर्ता की, मित्र की, प्रबंधन की। जैसे राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, अभी जो 2021 या 22 में सीटेट के आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति से 1 से 2 प्रश्न प्रत्येक आपके पेपर पर पूछे गए हैं। चाहे हम लेवल फर्स्ट की बात करें, चाहे पेपर सेकंड की बात करें, चाहे प्राइमरी लेवल की, चाहे मिडिल की, दोनों में पूछे गए हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो प्रश्न आपके हम लेकर भी आएंगे, 20 से 25 में जो प्रश्न टॉप 25 प्रश्न होंगे ज़रूर आपसे हम शेयर करेंगे, लेकिन वो भी आपको चैप्टर पढ़ लेना है। तो वर्तमान समय में शिक्षक की जो भूमिका है वह सुगमकर्ता की है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण कौन सा है?
लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण होता है, विषय वस्तु पर अधिकार होता है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है या उपरोक्त सभी होता है। तो एक आदर्श अध्यापक में क्या पाए जाने वाला गुण होता है? तो लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण भी होता है, विषय वस्तु पर अधिकार भी होता है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है। अर्थात ये तीनों हो जाएंगे, उपरोक्त सभी की बात करेंगे। साथियों, अगला प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य जो संबंध होना चाहिए, स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का, सम्मान का, या ये सभी का होना चाहिए? तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य जो संबंध होना चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं, स्नेह प्रेम का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा। सभी टीचर, सभी ब्रदर सिस्टर, अध्यापक अध्यापिकाएं सभी कमेंट करेंगे। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को या तटस्थता की भावना को देता है। देखिए, एक अच्छा अध्यापक प्रश्न पूछा गया है, तो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। देखिए, सभी अध्यापक अच्छा बनने की कोशिश करते हैं या अच्छे ही होते हैं अपने अनुसार, दूसरों को बुरे लगते हैं। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य जो बढ़ावा देता है वह सहयोग की भावना। अगर बच्चों की सहयोग की भावना पर बढ़ावा दे रहा है तो वही यहाँ पर अच्छा अध्यापक माना जाएगा। बाल विकास पेडागोजी की बात करेंगे, शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं। साथियों, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम होगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? तो आप लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। नीचे आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना है। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम हो जाएगा? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, अगर अध्यापक के तौर पर यहाँ पे सर्वोत्तम कथन की बात करें कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, एक अध्यापक का जो सर्वोत्तम कथन होगा यही होगा कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। उसको पक्षपात नहीं होना है कि ये बच्चा नहीं सीख सकता है, ये बच्चा बहुत कम पढ़ेगा, नहीं। आपका जो एक ही कथन होगा, एक ही नारा होगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होती है, समय सारणी का कठोरता को पालन करना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन देना, बिल्कुल सही बात है। सीखने की विश्वसनीय स्थितियों के साथ शिक्षार्थियों की जो स्वतंत्र चिंतन की देता है, वही शिक्षक की भूमिका यहाँ पे सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि बालकों का स्वतंत्र दिमाग होना बहुत ही ज़रूरी है। स्वतंत्रतापूर्वक सोचना, समझना, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा या सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अन्वेषण पद्धति पर की बात करेंगे, या क्लास की अवधि 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो ऐसा तत्व जो कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा या सहायता देना, बच्चों की हेल्प करना, मदद करना सबसे अच्छा अधिगम हेतु सहायक माना जाता है और होगा भी। साथियों, अगला प्रश्न है, स्कूलों में अधिकतम शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव होता है? स्नेह का, क्रोध का, दोषारोपण का, घृणा का? देखिए, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। बाकी वैसे स्नेह के अलावा तो सभी यहाँ पे अभाव होंगे, लेकिन सर्वाधिक अभाव पूछा गया है। तो आप ही सोचिए, अगर आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, आपकी नियुक्त होगी, तो आप स्कूलों में अधिकतम देखते होंगे शिक्षक जो होते हैं, अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव होगा? तो वह होगा घृणा का। सर्वाधिक पूछा जाएगा तो घृणा का होगा, ये आपको ध्यान देना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ेंगे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ये तीनों हमारे गलत है, क्योंकि तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की क्या है, मिलाने हेतु लेंगे। दोनों को मिलाना बहुत ही ज़रूरी, सबका साथ को लेकर चलना, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका होती है वह सीखने हेतु अच्छे सुलभकर्ता के रूप में होती है। बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है, क्योंकि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका होती है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में होती है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है। ध्यानपूर्वक समझिएगा और आपका फीडबैक 30 में से जो भी हो आप लोगों को कमेंट करना है, फीडबैक करना है। प्रश्न यह है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की जो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है वो मूल्यों को महत्व को बताना है, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना है, या अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापित करना है, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम फतेह करना है साथियों, तो आपका कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक सर्वमान्य है। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की जो सर्वोत्तम विधि होती है वह अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, या आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? तो एक अभिभावक अगर आपसे मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है? ऐसे हम एक प्रश्न कर भी चुके हैं, लेकिन ऑप्शन थोड़ा छोटे थे, लेकिन इस बार ऑप्शन थोड़े पर्याप्त बड़े लिए गए। तो उनके पास पर्याप्त धन बिल्कुल गलत होगा। उनके अधिकारियों के उच्च स्तर की संपर्क होना ये भी आपका गलत होगा। अपने या उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सी ऑप्शन थोड़ा बदला बदला सा नज़र आ रहा होगा। पिछले क्वेश्चन हमने हेल्प और मदद की बात की थी, लेकिन इस पर क्या है? समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न एक है लेकिन आपके ऑप्शंस अनेक हैं, उत्तर अनेक हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, या उन्हें बदले क्या शुभकामनाएं देंगे? तो आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा तो आप उन्हें क्या करेंगे? आप उन्हें धन्यवाद देंगे, थैंक्स बोलेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसे हम अक्सर व्हाट्सएप चैटिंग पर, फेसबुक पर अक्सर बोलते हैं, मैसेज पर, ठीक है, कोई भी चीज़ें होती हैं, अचीवमेंट हासिल करते हैं तो थैंक्स ही बोलते हैं, मतलब धन्यवाद ही करना होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? सभी कमेंट करेंगे, प्रत्येक टीचर्स एंड ब्रदर, सभी मित्र यहाँ पे कमेंट करेंगे, सभी शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे। आपकी कक्षा में एक छात्र अगर देर से आता है तो आप क्या करेंगे? आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, या उसके अभिभावकों से बात करेंगे, या उसे डांटेंगे? देखिए, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है मतलब उसके परिवेश में परिवरिश में जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत हुई है, क्योंकि उसका नेचर ही है, उसको बचपन से ऐसा सिखाया नहीं गया। तो ये चीज़ें होती हैं अभिभावक की, उसके माता पिता की। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करना चाहिए? उसके अभिभावकों से बात करना चाहिए, बच्चे पर कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्सर ये बातें आती हैं और यही हमारा शिक्षा शास्त्र होता है कि बच्चों को कैसे समझना है, कैसे पढ़ाना है। यही सारी हमारी पेडागॉजी और शिक्षा शास्त्र होता है और इन्हीं पर सिलेक्शन टिका होता है। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो आप जिन प्रश्नों को उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, या उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। या उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे तब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे डी ऑप्शन सर्वथा सही होगा, क्योंकि प्रश्न हमारा पूछा गया है विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने के लिए अगर संकोच कर रहा है
तो आपको क्या करना है, उससे केवल तब प्रश्न पूछे जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। ठीक है, वो समय आपको चूज करना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? टीचर्स का बर्ताव कैसा होना चाहिए? अध्यापक अध्यापिका का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक रूप में होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए या निर्देशात्मक का बर्ताव होना चाहिए? तो आप सभी लोग जानते हैं आदर्श। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। साथ ही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम या प्रतियोगितात्मक कक्षा की बात कर रहे हैं। तो ऐसा उदाहरण जो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा हो, सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात करेंगे? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? देखिए, माध्यमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं तो व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बहुप्रेक्ष को या बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, या कह सकते हैं चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन क्या हो जाएगा? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सभी जानते हैं, यह पूछा गया प्रश्न है। किस प्रकार होनी चाहिए? अग्रोन्मुखी भूमिका होनी चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति या अनुशासित स्वभाव की बात करेंगे। आपका फीडबैक, आपका कमेंट सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में जो है निम्नलिखित योग्यता में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस आ चुके हैं और राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वह होगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता की, धैर्य और दृढ़ता की, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता की या अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता की? तो प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर शिक्षक में जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है धैर्य और दृढ़ता की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे 2-3 प्रश्न, इनको भी कंप्लीट करते हैं और इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। साथियों, एक भावी शिक्षक के रूप में आपको जो है किसकी आवश्यकता होगी? और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। डील की आवश्यकता होगी, जुड़ने की आवश्यकता होगी, समझ की होगी या सहयोग की आवश्यकता होगी? सभी कमेंट करेंगे। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको जो है किसकी आवश्यकता होगी? सभी कमेंट करेंगे। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि एक आप भावी शिक्षक हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो आपको जो आवश्यकता होनी चाहिए वह किसकी होनी चाहिए? बात करेंगे समझ की। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी कमेंट करेंगे। समझ की बात करेंगे। जहाँ झंडे वाला ऐसे जहाँ बनाना है, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? देखिए, निगेटिव नकारात्मक प्रश्न आ गया है। तो आप जानते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया का माध्यम, अंतःक या प्रतिपृष्ठ, ये तीनों तत्व हैं, लेकिन पुनर्बलन आपका तत्व नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की और इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। एक अच्छे शिक्षक की बात कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो एक जो अच्छा शिक्षक होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा हो जाएगा? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, ये प्रभावी नेतृत्व के गुण की बात कर रहे हैं।
तो एक अच्छे शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वह विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। मैंने कहा ना, शिक्षा ही प्रकाश है। माँ सरस्वती की अभिनंदना प्रार्थना कीजिए, और मैं हमेशा करता हूँ कि आप लोग जो मेहनत करते हैं आप लोगों को सिलेक्शन मिले और आप लोगों को मेहनत साकार हो, सपना साकार हो। बात करेंगे आज के क्लास के मॉक क्वेश्चन की कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उनसे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान करना, उन्हें निर्देश देना या उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। तो आप जानते हैं विद्यार्थियों के साथ जो संप्रेषण का अर्थ होता है वह क्या होता है, आपको यह कमेंट करना है और ये भी बताना है 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है। और मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सभी का।